सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपक यादव और आज मैं आपको उत्तर प्रदेश में जो 11,500 वैकेंसी आ रही हैं शहरी के लिए, शहर के लिए, उसके लिए एक जीके एंड जीएस का प्रैक्टिस सेट कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग वो करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारा चैनल है जिसका नाम है अनलॉक प्रिपरेशन और आज ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है। तो मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? यानी भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? तो भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4? तो किस भाग में दिए गए हैं? तो देखिए, मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं वो हमारे भाग 3 में दिए गए हैं। किस भाग में दिए गए हैं? भाग 3 में दिए गए हैं। और अगर मैं कुछ आपको बताना चाहूँ मौलिक अधिकार के बारे में, तो जो मौलिक अधिकार हैं उनकी संख्या कितनी है? तो देखिए, वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? 6 है। कितने मौलिक अधिकार हैं? तो वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? 6 है। ठीक है, इससे पहले 7 हुआ करते थे। कितने हुआ करते थे? 7 हुआ करते थे। एक मौलिक अधिकार था जिसका नाम था संपत्ति का अधिकार। ठीक है, तो उसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था। 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था। ठीक है, तो अब यह आर्टिकल 300A में इसको रख दिया गया है। ठीक है, 300A में, और अब इसको बना दिया गया है कानूनी अधिकार। ठीक है, तो ये हमारा इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए मौलिक अधिकार कितने आर्टिकल में दिया गया है, कितने से लेकर कितने में दिया गया है, तो जो मौलिक अधिकार हैं वो हमारे आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक वर्णित हैं। यानी आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? अच्छा, भारत में हरित क्रांति के जनक के बारे में पूछा गया है और आपके ऑप्शन है MS स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, नॉर्मन बोरलॉग और होमी भाभा। तो देखिए, हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो देखिए, बात की जाए हरित क्रांति के जनक, अगर बात की जाए भारत में, तो देखिए विश्व में किसे जाना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। किसको जाना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। और भारत में जाना जाता है MS स्वामीनाथन को। MS स्वामीनाथन को। ठीक है, तो भारत में किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर A MS स्वामीनाथन को। और विश्व में किसको जाना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है, तो अब देखिए, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था खाद्यान्न का उत्पादन। अच्छा, इसमें क्या हुआ था? इसमें जो विशेष लाभ था वो गेहूं और चावल को हुआ था, है ना? और जो सर्वाधिक लाभ था वो गेहूं को हुआ था। ठीक है, 1960 के दशक में यह स्टार्ट हुआ था, यानी कि हरित क्रांति। ठीक है, तो विश्व में हमने आपको बता ही दिया है कि नॉर्मन बोरलॉग। अच्छा, इसमें अधिक उपज देने वाले बीज की संरचना रची गई थी। ठीक है, जिस वजह से भारत में हरित क्रांति आई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो देखिए, यूपी का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो है अशोका। क्या है? अशोका। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे मुख्यतः किस गैस का उपयोग करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन? तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो पौधे होते हैं ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। यानी जब हरे पौधे सूर्य और प्रकाश, हरे पौधे सूर्य के जो प्रकाश होता है और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके
अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके। तो इसमें से वो गैस कौन सी है, तो वो गैस हो जाएगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इन दोनों का उपयोग करके जब मिलती है हमें सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ये क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, C6H12O6, ये हो गया आपका ग्लूकोज यानी कि खाना। और ये क्या, ऑक्सीजन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो किसकी उपस्थिति में खाना बनाते हैं, CO2 और जल की उपस्थिति में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा CO2, यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे मुख्यतः किस गैस का उपयोग करते हैं, तो आप बोलोगे कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दीन ए इलाही की स्थापना किस मुगल शासक ने की, तो देखिए दीन ए इलाही की स्थापना तो आप सब जानते ही होंगे, दीन ए इलाही की स्थापना की थी बादशाह अकबर ने, मुगल बादशाह अकबर ने। तो देखिए इस दीन ए इलाही जो ये धर्म था, इसकी स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था विभिन्न धार्मिक विचारों के बीच समन्वय बनाना, है ना। और ये जो दीन ए इलाही धर्म है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1582 में, है ना। बोला जाता है, पूछा जाता है कि वह पहला हिंदू कौन था जिसने दीन ए इलाही धर्म अपनाया, तो वो थे आपके बीरबल। कौन थे, बीरबल। बीरबल आपके अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबर ने एक युद्ध लड़ा था, पानीपत का द्वितीय युद्ध, सेकेंड युद्ध, ठीक है। तो आपको बताना है यह युद्ध अकबर और किसके साथ लड़ा गया था। एक तो अकबर था, दूसरा कौन था, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला, तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला, तो देखिए 73rd अमेंडमेंट के द्वारा भारत में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। तो देखिए ये जो 73rd यानी 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, ये कब हुआ था, ये हुआ था 1992 में। कब हुआ था, 1992 में, है ना। ऐसे ही आपसे पूछा जाता है, 1 मिनट, जो 73rd संशोधन हुआ था वो हुआ था ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के लिए, ठीक है। और जो 74वां हुआ था ये हुआ था शहरी स्थानीय स्वशासन के लिए, ठीक है। 24 अप्रैल 1993 को यह प्रभावी हुआ था। 24 अप्रैल 1993, ठीक है। और 24 अप्रैल को ही मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस, ठीक है। तो हमारा इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, 73वां। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पूछा गया है। तो देखिए भाई, मैं यहाँ पे यूपी का मैप ड्रॉ करता हूँ। समथिंग ये आपका उत्तर प्रदेश का मैप हो गया। तो उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से तो देखिए यहाँ पर एक जिला है जिसका नाम है लखीमपुर खीरी। क्या नाम है, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी, ये यूपी का सबसे बड़ा जिला है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण मुख्यतः किस अंग में होता है, तो देखिए रक्त का शुद्धिकरण जो करता है वो होता है, वो कौन करता है, तो रक्त का शुद्धिकरण करते हैं गुर्दे, या फिर इसको किडनी भी बोलते हैं।
हमारे ब्लड को फिल्टर कौन करता है? किडनी या फिर गुर्दे, ठीक है। तो ये रक्त को शुद्ध करने का काम करते हैं। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं जो किडनी की सबसे बेसिक इकाई होती है, किडनी की जो बेसिक इकाई होती है यानी मूलभूत इकाई, किडनी की मूलभूत इकाई क्या बोलते हैं उसे? मूलभूत इकाई। तो इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है नेफ्रॉन। क्या बोला जाता है? नेफ्रॉन, ठीक है। और किडनी की स्टडी की जाती है, उस साइंस को बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजी। याद रखना, ये 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? यानी कि सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम विच उपनिषद? तो देखिए, सत्यमेव जयते जो है ना, वो लिया गया है मुंडकोपनिषद से। किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मुंडकोपनिषद। देखिए, जो सत्यमेव जयते है वो हमारा राजकीय आदर्श वाक्य है ना। यानी सत्यमेव जयते को राजकीय आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया है। याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो देखिए, हम बात करते हैं पृथ्वी के वायुमंडल में। तो देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है उसका नाम है नाइट्रोजन, और ये पाई जाती है 78%। इसके बाद O2 यानी कि ऑक्सीजन, ये पाई जाती है आपकी कितनी? 21% अप्रॉक्स, लगभग में, है ना। कुछ अन्य गैसें भी पाई जाती हैं, जैसे आर्गन। आर्गन पाई जाती है 0.93%, 0.93%, ठीक है। और इसके अलावा और एक गैस पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और ये पाई जाती है 0.04%, ठीक है, लगभग में। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है। तो आप कहेंगे कि सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो है नाइट्रोजन, N2 यानी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है? 78%। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन वर्तमान में किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय का आकलन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो देखिए, भारत में इससे पहले एक डिपार्टमेंट था CSO, ठीक है, और एक और डिपार्टमेंट था जिसका नाम था NSSO, ठीक है। CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है। NSSO मीन्स राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के नया डिपार्टमेंट बना जो हुआ NSO। कौन हुआ? NSO। तो वर्तमान में NSO करता है राष्ट्रीय आय का आकलन, ठीक है। और जो इनका जो विलय हुआ था, ठीक है, उसको हम लोग याद रखेंगे 2014 में हुआ था। कब हुआ था? 2014 में। सॉरी, इनका विलय हुआ था 2019 में, ठीक है। तो याद रखेंगे NSO। तो अभी कौन करता है? NSO। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोरा चोरी कांड किस स्थान से संबंधित है? तो चोरा चोरी कांड किस स्थान से संबंधित है? तो देखिए, एक बहुत फेमस घटना है, चोरा चोरी की घटना है चोरा चोरी, ठीक है। डेट थी 4 फरवरी 1922, है ना। तो 22 तारीख को कुछ भारतीय गांव वालों ने एक थाने में 22 पुलिसकर्मियों को, यानी 22 ब्रिटिश पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया था, ठीक है, जिंदा जला दिया था। और किस जगह की घटना है? ये घटना है गोरखपुर के निकट की। कहाँ की घटना है? गोरखपुर के निकट की, ठीक है। गोरखपुर में जगह है चोरा चोरी, ठीक है। तो वहाँ पे जला दिया था, जिस वजह से
बहुत ही ज़्यादा चीज़ें अस्थिर हो गई थी, ठीक है। और उसी समय पे चल रहा था हमारा गांधी जी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। तो इसी वजह से 1922 में गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया था, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि जो ये आंदोलन है वो बिल्कुल भी अहिंसक ना हो, है ना। लेकिन ये आंदोलन तो अहिंसक हो चुका था, है ना। मतलब गांधी जी चाहते थे कि इस आंदोलन में बिल्कुल भी हिंसा ना हो, अहिंसक आंदोलन बना रहे, बट इस आंदोलन में 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था, तो इसमें तो हिंसा व्याप्त हो गई थी, ठीक है। तो यह घटना किस स्थान संबंधित है? तो कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर या लखनऊ। तो हमारा आंसर हो जाएगा गोरखपुर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो देखिए, भारतीय संविधान का संरक्षक माना जाता है सुप्रीम कोर्ट को। किसको माना जाता है? ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट को। क्वेश्चन पूछा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में है? तो आप बताएंगे आर्टिकल 124 यानी 124वें आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का काम क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट का काम होता है जुडिशियल रिव्यू करना, है ना। जुडिशियल यानी न्यायिक समीक्षा करना। क्या बोलेंगे? न्यायिक समीक्षा करना, न्यायिक समीक्षा करना, ठीक है। संविधान की अंतिम व्याख्या कौन करता है? संविधान की अंतिम व्याख्या कौन करेगा? तो वो करेगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। संविधान की अंतिम व्याख्या कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। आर्टिकल 32 के तहत कोई भी व्यक्ति अगर उसके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने में सहायक होता है? यानी कि रक्त का थक्का कौन जमाता है? वो कौन सा विटामिन है जो ब्लड को क्लॉट करता है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन हेल्पफुल है, ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्पफुल है विटामिन के। विटामिन के हमारा ब्लड का क्या करता है? थक्का जमाता है, ठीक है। बाकी विटामिन ए के बारे में देखेंगे। विटामिन ए हमें हमारी आई साइट को सही रखता है, यानी विजन के लिए सहायक है, ठीक है। विटामिन बी से होता है बेरी बेरी रोग। क्या होता है? बेरी बेरी रोग यानी बेरी बेरी बीमारी। विटामिन सी से होता है स्कर्वी। क्या होता है? स्कर्वी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? विटामिन के, जो ब्लड को थक्का बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत की सबसे लंबी नदी जो पूरी तरह भारत में बहती है। यानी भारत की सबसे लंबी नदी जो पूरी तरह भारत में बहती है। देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी तो कौन सी है? गंगा है। लेकिन गंगा पूरी तरह भारत में नहीं बहती है, क्योंकि यह वेस्ट बंगाल से निकलने के बाद कहाँ पहुँच जाती है? ये पहुँच जाती है बांग्लादेश में। कहाँ पहुँच जाती है? बांग्लादेश में, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है भारत की सबसे लंबी नदी जो पूरी तरह भारत में बहती हो, ठीक है। तो वो नदी हमारी हो जाएगी गोदावरी। कौन सी हो जाएगी? गोदावरी, ठीक है। गोदावरी नदी भारत की सबसे बड़ी वह नदी है जो पूर्णतया भारत में ही बहती है। अच्छा, गोदावरी नदी को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो गोदावरी नदी को बोला जाता है दक्षिण गंगा। क्या बोला जाता है? दक्षिण गंगा या फिर साउथ गंगा, ठीक है। उसका उद्गम होता है त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र से। कहाँ से उद्गम होता है? त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र, ठीक है। यानी कि महाराष्ट्र होता है ना। और ये अपना मोहाना कहाँ बनाती है? यानी कि यह कहाँ पे गिरती है? तो यह गिरती है बंगाल की खाड़ी में, यानी कि बे ऑफ बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो जो करो या मरो का नारा है वह दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय, और यह नारा देने वाले व्यक्ति थे महात्मा गांधी। यानी कि यह नारा दिया था गांधी जी ने, ठीक है। करो या मरो या फिर डू और डाई, ठीक है। अच्छा जी, तो आप बताएंगे भारत छोड़ो जो आंदोलन था
सॉरी 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 ये दिया गया था, करो या मरो का नारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था। और जो भारत छोड़ो आंदोलन है गांधी जी ने स्टार्ट किया था। ठीक है, कब किया था, तो ये डेट है बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 अगस्त 1942, है ना, यानी कि 8 अगस्त 1942। ठीक है, इसको अगस्त क्रांति भी बोला जाता है ना। और ये मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और 9 अगस्त 1942 को यह आंदोलन ने बहुत ही ज़्यादा व्यापक रूप ले लिया था, यानी बहुत ज़्यादा ये फैल गया था, क्योंकि जो मुख्य या प्रमुख नेता थे उनकी गिरफ्तारियां हो गई थी। फिर ये धीरे धीरे आंदोलन पूरे देश में फैलने लगा। ठीक है, तो करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने किस आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था। वायसराय या फिर गवर्नर जनरल भी बोल दिया जाता है, कौन था, तो कौन था, यानी अंग्रेजों का वायसराय कौन था, तो उसका नाम था लिनलिथगो। क्या नाम था, लिनलिथगो। भारत छोड़ो और गो यानी कि जाओ, तो उसका नाम था लिनलिथगो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन है। एक सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन है, तो इसका आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, तो विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, तो विद्युत धारा की एसआई इकाई होती है, इसकी एसआई इकाई है एम्पियर। क्या है, एम्पियर। ठीक है, यानी कि एम्पियर, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एम्पियर। अच्छा, वोल्ट किसकी इकाई है, तो ये वोल्ट इकाई हो जाएगी किसकी, विभवांतर की, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है, और यह ओम किसकी इकाई है, तो ओम हो जाएगी प्रतिरोध की। किसकी हो जाएगी, प्रतिरोध, यानी कि रेजिस्टेंस। ठीक है, वाट हो जाएगी हमारी शक्ति की, यानी कि पावर की। ठीक है, और ये वोल्ट हो जाएगी विभवांतर। ठीक है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो देखिए मैं आपको एक बार में बता देता हूँ। लिखिए, राष्ट्रपति, ठीक है, एंड उपराष्ट्रपति और गवर्नर, इन सब के लिए न्यूनतम आयु होती है 35 ईयर्स। कितनी होती है, 35 ईयर्स। ठीक है, यानी 35 साल। अच्छा, अब आ जाओ राज्यसभा, और इसके बाद हो जाएगा विधान परिषद। ठीक है, इनके लिए न्यूनतम आयु होती है 30 साल, है ना, 30 वर्ष। और आपका लोकसभा और विधानसभा, ठीक है, इसके न्यूनतम आयु होती है 25 साल। कितनी होती है, 25 साल, 25 साल। ठीक है, हमसे पूछा गया है राज्यसभा के लिए, तो राज्यसभा के लिए और विधान परिषद के लिए कितनी होती है, 30 साल। तो हमसे पूछा गया था राज्यसभा के लिए, तो हम लोग बताएंगे राज्यसभा की न्यूनतम आयु कितनी होती है। ठीक है, तो आप बताओगे 30 साल। कितनी होती है, 30 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद या फिर कानपुर। ठीक है, ठीक है, तो देखिए भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। ठीक है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कपड़े बनाने के लिए, कपड़ों के लिए काफ़ी फेमस है, तो इसको कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और एक और जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क के लिए है, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्स की बात की गई है, नवीकरणीय ऊर्जा का कौन सा स्रोत है,
तो ऑप्शन है कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा और प्राकृतिक गैस। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है आपका, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, क्या होगा इसका आंसर। तो ये हमारा था पहला प्रैक्टिस सेट। देखिए इस प्रैक्टिस सेट का जो लेवल था वो पूरा हूबहू सुपर टेट के लेवल पे था। और अगर आप इस प्रैक्टिस सेट की पूरी सीरीज को कर लेते हैं, है ना, तो 99% क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे। जीके के सारे क्वेश्चन आपको 99% इन्हीं प्रैक्टिस सेट से मिलेंगे, ठीक है। तो आप इन सारे क्वेश्चन को, इन सारे प्रैक्टिस सेट को अटैम्प्ट करिए, ठीक है। और जल्दी ही अगला प्रैक्टिस सेट आएगा, और ये अगला प्रैक्टिस सेट आएगा तो ये डिपेंड करता है कि आपका किस तरह का रुझान रहता है, ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट की सीरीज के प्रति। उसी हिसाब से नया वीडियो आएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।